इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, इनमें कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, ये कंपोनेंट्स कौन से बॉन्ड से या कौन से लिंकेज से आपस में जुड़े होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक लेवल से करने वाले हैं। तो कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि आपको एनसीईआरटी का वो डायग्राम पता है, वरना आप इसे समझने में कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कुछ देर के लिए भूल जाना है एनसीईआरटी के डायग्राम को और यहाँ पर ध्यान देना है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि ये सारे स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और इसमें कौन से बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। और ये टॉपिक आपके नीट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये होल चैप्टर, ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। तो बिना देरी के आज की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वर्ड को हम तोड़ तोड़ कर देखते हैं। डी मतलब विदाउट, कहीं पर भी आप देख लेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, डी ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो ये जो डी होता है इसका मतलब होता है विदाउट, किसके बिना? ऑक्सीजन के बिना। ये ऑक्सी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है ऑक्सीजन का, तो बिना ऑक्सीजन के राइबो न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर हमें पता है कि बिना ऑक्सीजन के राइबो न्यूक्लिक एसिड को डीएनए बोलते हैं, तो हमें राइबो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो एक बार उसे देख लेते हैं। ये जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले होता है एक राइबोस शुगर। राइबोस का मतलब होता है 5 कार्बन वाला शुगर। जैसे 6 कार्बन के शुगर को हेक्सोस शुगर बोलते हैं, वैसे ही 5 कार्बन के शुगर को पेंटोस शुगर भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पेंटोस शुगर दिख जाए या 5 कार्बन शुगर दिख जाए या राइबोस शुगर दिख जाए, ये एक ही बात है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो राइबो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, दैट इज राइबोस शुगर। सेकेंड कंपोनेंट होता है एक नाइट्रोजिनस बेस। ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। अभी हम इसके बारे में भी बात करने वाले। तो हम राइबो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो सबसे पहला कंपोनेंट है राइबोस शुगर, इसके एक साइड पे होता है ये नाइट्रोजिनस बेस और दूसरी तरफ होता है ये फॉस्फेट ग्रुप, विच इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया हमारा 5 कार्बन का राइबोस शुगर। इसके साथ जुड़ा होता है यहाँ पर ये नाइट्रोजिनस बेस और इस साइड में इसके साथ जुड़ा होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हम थोड़ा सा अपना लेवल अप करते हैं, बट उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ये नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस है तो ऑफ कोर्स इसमें एक नाइट्रोजन होगा और इसी नाइट्रोजन का आपको ख्याल रखना है। ये नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन्स में आपके आ जाते हैं 2 टाइप, एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन। और पिरिमिडीन्स में आते हैं आपके 3 टाइप, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अब ये जो एडेनिन और गुआनिन है ये आपको डीएनए में भी मिलेंगे और ये आपको आरएनए के स्ट्रक्चर में भी मिलेंगे। पर ये जो थाइमीन है ये आपको सिर्फ डीएनए में मिलेगा, आरएनए में नहीं मिलेगा। ये जो यूरासिल है ये आपको सिर्फ आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं मिलेगा। और ये जो साइटोसिन है ये आपको डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये आपको डीएनए में भी मिलेंगे और ये आपको आरएनए में भी मिलेंगे। लेकिन ये जो थाइमीन है ये आपको पर्टिकुलरली डीएनए पे मिलेगा और ये यूरासिल आपको आरएनए में मिलेगा। अब पिछले वाले डायग्राम में जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड एक बार उसको देखते हैं। ये रहा हमारा 5 कार्बन का राइबोस शुगर। अब ये जो 5 कार्बन है इसका जो पहला वाला कार्बन है, 5 कार्बन मतलब C1, C2, C3, C4, C5 करके लेबलिंग कर लेंगे। अभी मैं दिखाऊंगी इसका स्ट्रक्चर। इसमें से जो पहला वाला कार्बन होता है उससे जुड़ा होता है ये वाला बेस। ठीक है, अब ये बेस है एक नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस में नाइट्रोजन तो इन्वॉल्व होगा, वही नाइट्रोजन का एन आप सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें पता है कि ये शुगर है। शुगर मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। और अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट आपस में जिस चीज से लिंक करते हैं, जिस बॉन्ड से लिंक करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये 5 कार्बन शुगर जो बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है, ये जुड़ा हुआ है इस नाइट्रोजिनस बेस के नाइट्रोजन से। तो ये शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड होगा इसे कहा जाएगा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस एन स्टैंड्स फॉर द नाइट्रोजन जो नाइट्रोजिनस बेस में प्रेजेंट होता है। और ग्लाइकोसाइडिक क्यों? क्योंकि ये जो है ना शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट है और शुगर्स के बीच में जो बॉन्ड होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पर ये 5 कार्बन शुगर और ये बेस, इसको बोलते हैं, ये जुड़े होते हैं आपस में एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। सिमिलरली ये जो 5 कार्बन शुगर है, तो ये तो हो गया था C1 के साथ, मतलब C1 ऑफ दिस राइबोस शुगर
ये एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस से। अब इसी 5 कार्बन शुगर का जो 5th कार्बन होता है C5 वो जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप से, तो ये कहलाता है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। अब ये फॉस्फोएस्टर क्यों कहलाता है ये अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये जो 5 कार्बन का राइबोस शुगर है या जो ये पेंटोस शुगर है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहले पेंटोस शुगर है तो एक पेंटागन बना लेंगे, ठीक है। ये पेंटागन बना लिया और इसका जो माथा है, ये जो टॉप है इसका, इस पे एक ऑक्सीजन लगा देंगे। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के 2 हाथ होते हैं, तो इसका एक हाथ यहाँ लगा दो और एक हाथ यहाँ लगा दो, ठीक है। अब C1 C2 C3 C4 करके जो बचे कुचे डब्बे उसमें भर दो। यहाँ पर C1 डाल दो, यहाँ पर C2, यहाँ C3, यहाँ C4। तो 5th वाला कार्बन कहाँ जाएगा, क्योंकि ये 5 कार्बन शुगर है, तो 5th वाला जो कार्बन है उसे जोड़ देंगे 4th वाले कार्बन के साथ। C4 के साथ जुड़ा होता है C5। अब हमें पता है कि हर कार्बन के 4 हाथ होते हैं, राइट। ये 4 हाथ हो गए कार्बन के। पहले वाले कार्बन को देखो C1 को, एक हाथ, दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, चौथा हाथ। तो इसमें से जो 2 हाथ है ये वाला और ये वाला, ये तो इस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है। बचे इसके 2 हाथ, एक में हाइड्रोजन जोड़ दो, एक में OH जोड़ दो। C2 के साथ भी यही करना है, एक में हाइड्रोजन जोड़ दो, एक में OH जोड़ दो, क्योंकि ये दोनों तो इन्वॉल्व है। बचा ये तीसरा और ये चौथा हाथ। सिमिलरली C3 के साथ भी यही करना है, बाहर ले आओ OH को और अंदर डाल दो हाइड्रोजन को। C4 में एक हाथ में तो C5 जुड़ा हुआ है, बचा एक हाथ, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन डालेंगे। अब आते हैं C5 पे। C5 के पास 3 खाली हाथ हैं, उसमें से 2 में जोड़ देंगे हाइड्रोजन और एक में जोड़ देंगे OH। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो 2nd कार्बन है और ये जो 3rd कार्बन है इसका OH ग्रुप बाहर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें नाइट्रोजनस बेस वगैरह कहाँ से जुड़ेगा या फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से जुड़ेगा। देखो, हमने बोला कि नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा C1 के साथ, तो C1 के साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसका, ये जो नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन है वो, तो ये हो गया नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन। अब जुड़ेगा कैसे, ये OH अपना बलिदान देगा, ये OH यहाँ से चले जाएगा और यहाँ से ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ था। अगर मैं बेस का स्ट्रक्चर देखूं तो उस बेस के स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन था और इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन था। तो यहाँ पे जो OH था और ये नाइट्रोजन का जो H है, यहाँ से ये निकल जाएंगे। OH और H क्या बना देंगे, ये H2O। तो यहाँ से एक वाटर निकल गया, जो आपको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो 1st कार्बन है और नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन है, ये आपस में जुड़े होते हैं N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ठीक है। अब बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की कि उसमें एस्टर क्यों बोल रही है। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस एन स्टैंड्स फॉर द नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्योंकि ये शुगर है तो शुगर के साथ जो बॉन्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये हो गया एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब आते हैं फॉस्फेट ग्रुप पे। तो फॉस्फेट ग्रुप की क्या कहानी है वो देखो। ये जो 5th कार्बन है, इस 5th कार्बन का जो OH है, इस 5th कार्बन के OH में से इस H को हटा दीजिए और यहां से जुड़ेगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहां से जुड़ेगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप। अब हमें पता है एस्टर बॉन्ड क्या होता है। एस्टर बॉन्ड इज COC बॉन्ड। ये ऑक्सीजन के 2 हाथ, ये ऐसे करके ये वाला जो बॉन्ड होता है ना COC, दिस बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। अब अगर इस COC की जगह एक COP आ जाए, ये फॉस्फेट आ जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। समझ में आया, ये है हमारा COP, तो ये हो जाएगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड या फॉस्फो एस्टर लिंकेज। ये बात समझ में आई आपको। 5th कार्बन ये नाइट्रोजनस बेस है 5 कार्बन का, सॉरी ये 5 कार्बन राइबोस शुगर है। इस शुगर का जो 5th वाला कार्बन है, 5th वाले कार्बन का जो OH ग्रुप है उसमें से H को हटा दीजिए और ये जो O बचा इसके साथ जोड़ना है इस फॉस्फेट ग्रुप को। तो ये जो COP बॉन्ड बन रहा है इसी को बोलते हैं फॉस्फो एस्टर लिंकेज या फिर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये वाला कार्बन 1 के साथ जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और 5th वाले कार्बन के ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये फॉस्फेट ग्रुप थ्रू फॉस्फो एस्टर लिंकेज। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया है। अब आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोसाइड की, चलो इसी डायग्राम पे बता देती हूँ। अगर
यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ना हो और नॉर्मली यहाँ पर सिर्फ 5th कार्बन का OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास कि हमारे पास सिर्फ है 5 कार्बन का शुगर और हमारे पास है नाइट्रोजिनस बेस। अगर सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस और शुगर है तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब अगर इस न्यूक्लियोसाइड में मैं ऐड कर दूं एक फॉस्फेट ग्रुप, अगर मैं एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं इसमें, अब ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। और ये जो डीएनए पे या आरएनए पे जो एक नेगेटिव चार्ज आता है ना, वो इस फॉस्फेट की वजह से ही आता है। यही फॉस्फेट ग्रुप है जो नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट करता है डीएनए या फिर आरएनए के स्ट्रक्चर को। तो अगर सिर्फ 5 कार्बन शुगर है और बेस है तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और अगर उस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया, इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड मतलब 5 कार्बन का शुगर होगा और यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस होगा, तो ये शुगर और बेस मिलाकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब अगर हम आरएनए के स्ट्रक्चर में देखेंगे, अगर आरएनए का केस है तो आरएनए में जो शुगर होगा और यहाँ पर जो बेस होगा, अगर उस बेस पे एडेनिन है तो उस न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा एडिनोसिन। अगर शुगर और नाइट्रोजिनस बेस की जगह गुआनिन है तो उसे बोलेंगे गुआनोसिन। अगर शुगर है और उसके साथ साइटोसिन है तो उसे बोलेंगे साइटिडीन, और अगर उसमें यूरासिल है, अगर नाइट्रोजनस बेस में यूरासिल है तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा दैट इज यूरिडीन। यहाँ पर थाइमिडीन नहीं आएगा क्योंकि आरएनए के स्ट्रक्चर में थाइमिन नहीं होता है। पानी पी लो। अब अगर हम शुगर लेके आते हैं डीऑक्सी वाले टाइप का, यानी कि हम अब बात कर रहे हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। शुगर तो वही है, बस यहाँ पर जो OH था ना, इस O को हटा दिया तो बच गया सिर्फ H। अगर ऐसा वाला राइबोस शुगर है और उसमें बेस में लगा हुआ है एडेनिन तो उसे बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर गुआनिन लगा है तो डीऑक्सी गुआनोसिन, अगर साइटोसिन लगा है तो डीऑक्सी साइटोसिन, और अगर थाइमिन लगा है तो डीऑक्सी थाइमिडीन। अगर आप देख रहे हैं सीन 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 इन, और यहाँ पर भी अगेन एडिनोसिन गुआनोसिन साइटिडीन थाइमिडीन, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ शुगर है, राइबोस शुगर है और उसके साथ ये बेस जुड़ा हुआ है। तो ये है स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोटाइड आते ही उसका नाम बदल जाएगा। अभी हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं तो आप याद रखेंगे ये जो सीन 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 वाला सीन है ये न्यूक्लियोसाइड के केस में यूज होता है। अगर हम आरएनए का न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं तो वहां पर एडिनोसिन गुआनोसिन ये सब आएगा और यूरिडीन आएगा, कभी भी थाइमिडीन नहीं आएगा। और अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और उसके न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन, कभी भी डीऑक्सी यूरिडीन नहीं आएगा। क्योंकि हमने बोला था कि ये जो थाइमिन है ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और ये जो यूरासिल है ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, कभी भी रिवर्स नहीं करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमने देखा कि एक राइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि एक पेंटोस शुगर होता है, यहाँ से जुड़ा होता है एक बेस और यहाँ से जुड़ा होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। अब अगर मुझे इसके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना है, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। अगर मैं डीएनए की बात कर रही हूँ या फिर मैं आरएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ जो हमारे बॉडी में हर एक सेल में होता है, तो वो कैसे होते हैं, वो पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स किसके, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब हमें इन्हें आपस में जोड़ना है। जैसे ये वाला जो एक स्ट्रक्चर है ये एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये तीसरा है, वैसे ही ये चौथा है, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो अगर मुझे इनको जोड़ने हैं, अब ये कैसे जुड़ेंगे आपस में और अब इनमें कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, तो ये देखो, ये हो गया 5 कार्बन शुगर, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप। सिमिलरली ये हो गया 5 कार्बन का शुगर, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसे बना है, एक बार उसको देख लेते हैं फिर इस स्ट्रक्चर में वापस आएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, ये है हमारा राइबोस शुगर, 5 कार्बन का राइबोस शुगर, जिसका 5th वाला कार्बन यहाँ लगा हुआ है, जिससे अभी हमें मतलब नहीं है। हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है C3 पे। ये जो पेंटोस शुगर था, इसका जो यहाँ पर 3rd कार्बन लगा हुआ था ना, इस पे हमें फोकस करना है। अब हमने देखा था स्ट्रक्चर में कि जो 3rd कार्बन था उसके स्ट्रक्चर में हमने देखा था कैसा था वो, ये है C3, इसके एक हाथ से ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर C2 से, एक हाथ पर इसके है हाइड्रोजन और एक हाथ पर है इसके
OH ग्रुप, और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है किससे, C4 से ऊपर की तरफ, ये वाला जो रीजन है। तो हमने इसका बना लिया। अब हमें फोकस करना है इस OH ग्रुप पर। ये OH ग्रुप का जो H है उसको हटा दो, ये जो OH ग्रुप का H है इसको हटा दो, तो बचा सिर्फ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बाइंड करता है अगले वाले, यानी कि ये जो नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये जो नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये बाइंड करता है। ये वाला ऑक्सीजन अगले वाले के फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाइंड करता है। और ये अगला वाला जो फॉस्फेट है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है C5 के ऑक्सीजन से। अभी हमने देखा था ना, यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका हाइड्रोजन हट जाता है, C5 का हाइड्रोजन हट जाता है, और यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है एक फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तभी हमने इसे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोला था, क्योंकि COP बन रहा था। COP यही होता है फॉस्फोएस्टर लिंकेज, फॉस्फेट की वजह से फॉस्फो, और COC तो ऐसे ही एस्टर होता है। तो COC इज द एस्टर लिंकेज एंड COP इज द फॉस्फोएस्टर लिंकेज, राइट। तो आप इस चीज को याद रखिए कि ये जो फिफ्थ वाला कार्बन है, ये C5 है, इसका जो OH है वो पार्टिसिपेट करता है फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास C3 पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का। ये जो थर्ड कार्बन है इसका ऑक्सीजन, ये OH ग्रुप है इसका, ठीक है। और ये अगले वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप है जो कि अपने राइबोस शुगर के फिफ्थ कार्बन से थ्रू इट्स ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक आ गया हमारा फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ये आ गया हमारे पास एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज। सिमिलरली अब जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक फॉस्फेट। तो अगेन यहाँ पर क्या बन गया, COP बन गया, यानी कि यहाँ पर भी एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज बन गया, राइट। तो एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज हो गया यहाँ पर, ये हो गया एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज 1, और दूसरा फॉस्फोएस्टर लिंकेज हो गया यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्यों, क्योंकि एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज है यहाँ पर, एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज है यहाँ पर, दो आ गए, दो मतलब डाई, डाई क्या, डाई एस्टर लिंकेज। किससे जुड़े हुए हैं, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है बीच में इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको मैं बोल सकती हूँ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, ये वाला है पहला न्यूक्लियोटाइड, ये वाला, ठीक है, ये है पहला वाला राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस राइबोन्यूक्लिक एसिड का ये वाला जो है दिस इज C3 थर्ड कार्बन। इस थर्ड कार्बन का जो OH ग्रुप है वो इंटरैक्ट कर रहा है विद द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ दिस सेकंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस राइबोन्यूक्लिक एसिड में देखेंगे कि यहाँ पर एक बन रहा है फॉस्फोएस्टर लिंकेज और यहाँ पर एक बन रहा है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर हमें दो राइबोन्यूक्लिक एसिड को जोड़ने के लिए, दो राइबोन्यूक्लिक एसिड को जोड़ने के लिए यहाँ पर हमें दो फॉस्फोएस्टर लिंकेज की रिक्वायरमेंट हो रही है, राइट। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको समझ में आए। दो फॉस्फोएस्टर लिंकेज यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है, एक वाला यहाँ पर और दूसरा वाला यहाँ पर। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं दैट इज फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज, ठीक है। फॉस्फो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व्ड है। डाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो ये डाई एस्टर, दो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाई एस्टर क्या होता है, COP। तो एक COP यहाँ बन रहा है और एक COP यहाँ बन रहा है, तो इसीलिए फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ में आई है। फिर से एक बार समझा देती हूँ, ध्यान से देखो, फ्रेश पेज में ही समझा देती हूँ। ये है मेरे पास राइबोस शुगर, ठीक है। इस राइबोस शुगर का ये जो थर्ड वाला कार्बन है यहाँ पर, इस थर्ड वाले कार्बन में हमारे पास एक तरफ है हाइड्रोजन और एक तरफ है OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे लगी हुई है इसके बेस और यहाँ पर इसके लगी हुई है फॉस्फेट ग्रुप। इसको अभी छोड़ दीजिए, एक और ऐसा ही बनाइए। एक हमारे पास राइबोस शुगर, एक यहाँ पर लगी हुई है बेस और एक लगी हुई है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखूं, ये वाला जो जगह है यहाँ पर क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये है ऑक्सीजन
ऑफ द C5, है ना। यहाँ पर तो ऐसे ही था ना, C5 था ये, इसके 2 हाथ में लगे हुए थे हाइड्रोजन, एक हाथ में लगा हुआ था OH ग्रुप और एक हाथ में लगा हुआ था C4 राइबोस शुगर का। तो ये C5 का जो OH है, इसमें से इस H को हटा दीजिए और इस H को हटाने के बाद यहाँ पर जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर हम इस H को हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो ये हमारा बन गया एक COP, ये C, ये O और ये P। तो ये बन गया एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो इसे PE1 बोल देते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड 1। ये हो गया एक लिंकेज। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर अगर ये वाला जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना लेती हूँ, हाँ। अब ये वाला जो OH ग्रुप है, इसका H हटा दीजिए, तो ये किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो ये क्या हो गया, एक C, एक O और एक P। तो ये हो गया फॉस्फोएस्टर लिंकेज 2। एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज यहाँ पर, ये वाले जगह पर एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज और एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज इस जगह पर। तो यानी कि यहाँ पर 2 फॉस्फोएस्टर लिंकेज है। 2 का मतलब होता है डाई, 2 डाई फॉस्फोएस्टर मतलब डाई फॉस्फोएस्टर। अब ये फॉस्फेट ग्रुप है तो यहाँ पर फॉस्फो लिख दीजिए। तो क्या नाम बन गया इस लिंकेज का, फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। हट गया ना, फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें, इसका C3, इसका फॉस्फेट ग्रुप जो किससे जुड़ा हुआ है, C5 से, 5th कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको मैं बोल सकती हूँ, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन का। ये कौन सा कार्बन है, ये जो ये रेड वाला है, ये कौन सा कार्बन है, ये है 3 प्राइम वाला कार्बन, मतलब 3rd कार्बन, C3 कार्बन, राइट। और यहाँ पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये कौन से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, नॉट इस वाले कार्बन से, बेसिकली ये इस वाले कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, विच इज द 5th कार्बन। कौन सा कार्बन है वो 5th कार्बन है जिससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये जो 3rd कार्बन है, इसका OH जो अगले वाले के फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 5th कार्बन जो जुड़ा हुआ है अपने फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये फॉस्फेट ग्रुप अपने 5th वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस वाले राइबोस शुगर का जो 3rd कार्बन है, उसका ऑक्सीजन अगले वाले के फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। तो इसका मैं एक और नाम रख सकती हूँ, टू बी मोर स्पेसिफिक। इधर से 3 प्राइम, इधर से 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। ठीक है, फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज है वो मुझे पता है, लेकिन अगर और भी ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो इसका 3 प्राइम यानी कि 3 कार्बन, 3rd वाला कार्बन था ना यहाँ पर, 3rd कार्बन फॉस्फेट, फिर यहाँ पर अगेन कौन सा कार्बन, 5th कार्बन। तो ये 3 कार्बन, ये 5th कार्बन, तो ये 3rd कार्बन का और ये 5th कार्बन का 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज मिल करके बनाता है हमारा ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, विच इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा, ये चौथा, एंड सो ऑन। कितने सारे हो गए न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे मतलब पॉलीमर्स, पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब होता है मेनी, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर, इसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही हमारे DNA और RNA का स्ट्रक्चर बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, ऐसा ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है वो। ये जो टेढ़े टेढ़े बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, ये इसी की वजह से ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब फाइनली हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो DNA और RNA है, इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ इसके राइबोज शुगर में डिफरेंस आता है, और यहाँ पर इसके राइबोज शुगर में आपको जो 2nd वाला कार्बन है उस पर फोकस करना है, क्योंकि इसके यहाँ पर ऑक्सीजन है, देखो इसके यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये C1, ये C1, ये C2, ये C2, ये C3, ये C3, ये C4, ये C4, और यहाँ से लग करके C5। दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है, ये 2nd वाले कार्बन में, ये जो C2 होता है इसमें आता है डिफरेंस। अगर यहाँ पर OH है, C2 के साथ हमने बोला कि एक हाथ में हाइड्रोजन लगेगा और एक हाथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पर OH ग्रुप लगा रही हूँ तो ये हो जाएगा RNA का राइबोस शुगर। ठीक है, और अगर
मैं यहाँ से OH में से O को हटा दे रही हूँ, अब मैं O नहीं लगा रही हूँ, अब मैंने इस O को हटा दिया और खाली H है यहाँ पर, यानी कि ये जो सेकंड वाला कार्बन है इसके दोनों हाथ में क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने ये राइबोस शुगर में से ऑक्सीजन को हटा दिया। ऑक्सीजन हटा देने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन मतलब हमने ऑक्सीजन निकाल दिया, डीऑक्सी कर दिया, तो अब यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इसको बोलेंगे अब डीएनए का राइबोस शुगर, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का राइबोस शुगर। क्या डिफरेंस है, इसका जो सेकंड वाला कार्बन है C2 ऑफ राइबोस शुगर, ये जो C2 है राइबोस शुगर का, या फिर पेंटोस शुगर का, या फिर 5 कार्बन शुगर का, एक ही बात है, ठीक है। ये जो C2 है इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डीएनए का राइबोस शुगर। सिर्फ यही फर्क आता है, सेकंड वाले कार्बन पे सिर्फ इस पे फर्क आता है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया है। अगर आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्लियर है तभी आप रेप्लिकेशन समझ पाएंगे, और अगर आपको समझ में आया है तो मुझे बताना, मैं आगे रेप्लिकेशन भी पढ़ा दूंगी। थैंक यू सो मच।